This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मातम में बदली शादी की खुशियां, नहर में गिरी बारात जा रही कार, एक की मौत। मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़की से 6 लोगों ने किया गैंग रेप, बगीचे में मां को बेसुध मिली बेटी, 2 गिरफ्तार। और होली की तैयारी में जुटे बिहार के माफिया, भारी मात्रा में शराब जब्त। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के देवरिया थाना क्षेत्र के विशनपुर नहर का रेलिंग तोड़ते हुए बारात जा रही एक कार नहर में पलट गई, जिसमें चालक की मौके पे ही मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। मृतक की पहचान नीरज कुमार के रूप में हुई है। वह कार चालक है। गाड़ी में 6 लोग सवार थे। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। बताया गया कि कथैया थाना क्षेत्र के नवलपुर से छपरा बाराती जा रही थी। इस दौरान अंधेरा की वजह से कार अनियंत्रित होकर विशनपुर नहर की रेलिंग तोड़ते हुए पलट गई। घटना के बाद सभी को बाहर निकाला गया है। ये बीते रात्रि की घटना है, करीब 1:30 बजे की घटना है और देवरिया थाना अंतर्गत एकम्मा चौक के पास जो गंडक नहर पुल है, वहीं पर ये घटना घटी है। किसी 2 गाड़ियों में कोई टक्कर नहीं हुई। मारुति स्विफ्ट से ये लोग जा रहे थे। डोरी छपरा कथैया के अंतर्गत डोरी छपरा गांव से बारात छपरा जिला जा रही थी। वहीं पर एकम्मा चौक के पास ही नहर का जो पिलर होता है रोड पर, उससे टकरा करके और ये गाड़ी नहर में चली गई। एक व्यक्ति का देहांत भी हो गया है, जो नीरज कुमार है, डोरी छपरा के ही रहने वाले, कथैया थाना अंतर्गत। हाँ, और उनको पहले इलाज के लिए SKMCH भेजा गया था। रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई, तो पोस्टमार्टम भी हो रहा है SKMCH में। कितने लोग गाड़ी में सवार थे? गाड़ी में 6 लोग सवार थे, जिसमें से कि सभी सारे के सारे ही घायल हैं, लेकिन बाकी लोग खतरे से बाहर बताया जा रहा है। दुर्घटना का कारण तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन तो अनुसंधान से पता चल पाएगा। मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। मनियारी थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ 6 लोगों ने गैंगरेप किया। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की उसकी मां को एक बगीचे में बेसुध हालत में मिली। पीड़िता के भाई ने गुरुवार को मनियारी थाने में 6 लोगों को नामजद करते हुए मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि गुरुवार की शाम FSL की टीम भी पीड़ित से मिलकर घटना से जुड़े साक्ष्य लेकर जांच के लिए ले गई है। आवेदन में बताया कि घटना 1 मार्च के शाम की है। घर में पीड़िता अकेली थी। वह शौच के लिए घर के पीछे गई थी। तभी 6 युवक उसे उठाकर बगीचे में ले गए और घटना को अंजाम दिया। जब पीड़िता की मां खोजबीन करने निकली तो बेटी बगीचे में बेसुध हालत में पड़ी हुई मिली। घर में कोई पुरुष नहीं था, जिसके कारण उस दिन मामला दर्ज नहीं हो पाया। सभी आरोपी एक ही गांव के बताए जा रहे हैं। ग्रामीण एसपी ने बताया कि अब तक इस मामले में 2 आरोपितों को पकड़ लिया गया है। एक पीड़ित का प्रेमी है। मामला दर्ज कर मेडिकल जांच के बाद किशोरी का बयान कोर्ट में दर्ज कराया जाएगा। एक प्रेमी विपिन कुमार और उसके दोस्त विकास को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य को जल्द ही पकड़ा जाएगा।
मम्मी घर पर नहीं थी और दीदी का आत्महत्या गया था तो वही हॉस्पिटल गई थी। तो हम पीछे निकले ना बाथरूम के लिए तो हमको एक लड़का ले गया, उसके साथ 5 लड़का था। अच्छा, और वो लोग हमको साथ गलत किया। कितने लड़के थे? 6 लड़के। आपके कितने घर पे या घर से अलग? घर के पीछे। क्या कैसा जंगल उंगल था क्या? हाँ, मकई के खेत वगैरह था या क्या था? मकई के खेत के बगल में। तो कितने घंटे के बाद वहाँ से तुम कैसे आई घर 1.5 पे? घंटे के बाद हमको होश नहीं था, हम कैसे भी गिरते पड़ते हुए चले गए। आपके साथ मारपीट भी की गई थी? हाँ, हमको धमकी भी दिया था, क्या धमकी दिया था? मार देंगे किसी को बता देते और वीडियो भी रिकॉर्ड करना। अच्छा, वीडियो भी बना रहे थे? हम मोबाइल को हाथ से अपना गिरा दिए तो फिर भी उठाकर वीडियो बना लिए। और बोले कि जान से मार देंगे। आप बोले नहीं कि हम अपने माता पिता को बताएंगे? हम बोले तो वो बोला कि हम जान से मार देंगे, तो बताओगे तो आप डर गए। इस बात की सूचना सबसे पहले किसको दी है? हम किसी को नहीं बताया। जब मेरा तबीयत खराब हुआ ना तो मेरे जीजा जी आए थे हमको लेने तो और उनकी बहन तो उनको बताए थे। और जिस समय आपके साथ वो 6 लड़के गलत किए उस समय घर पे कौन लोग थे? कोई नहीं था। आप अकेले थे? हाँ, कितने बजे की ये घटना है? 6 बजे। शाम के 6 बजे। हाँ, आप कुछ कर रही थी उस समय? हम पीछे गए थे बाथरूम। शौचालय के लिए निकली थी, उसी बीच वो लड़का आ गया। हाँ, क्या वो लड़का से कभी आपका बातचीत भी चलता था? नहीं, वो मेरा हम उसको नहीं। और जितने भी वो जो लड़के थे आपके गांव के ही हैं? सभी को पहचानती हो? हाँ, चलो, एक चीज़ बताइए, इस मामले में आपको घटना 1 तारीख को हुई और थाना में आवेदन आज दी है, कारण क्या था? भैया नहीं थे। अच्छा, कहाँ रहते हैं भैया? आसाम। तो वो जब आए हैं उसके बाद आप थाने पर आए? क्या आपके आज पिताजी नहीं हैं? नहीं, मेरे पिताजी नहीं। कितने? मेरे पिताजी दिसंबर तो 11वां महीना में डेट कर गए थे, अक्टूबर में बड़े भैया। कितने भाई बहन हैं अभी आप? 2 भाई 2 बहन। कितने लोगों के साथ घर पे रहते हैं? अभी तो सिर्फ मम्मी और हम। अच्छा बाबू, तुम्हारे घर के पीछे एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। हाँ, क्या उस वक्त लाइट जल रही थी सीसीटीवी कैमरा में, वो हरकत होगा? लाल कलर के सीसीटीवी कैमरा में लाइट चल रहा था। लाइट जल रहा था। तो उसमें तो आ गया होगा, कैद हो गए होंगे सब। हाँ, दबाने की बात सामने आ रही है। ये मनियारी में शाहपुर मरीचा गांव की ये घटना है और पंचायती की बात नहीं है। इसमें लड़की अपने माँ के साथ रहती थी। 1 मार्च की घटना है और लड़की अपने माँ के साथ रहती थी और जब उसने माँ को बताया तो माँ ने कहा कि भाई को आ जाने दो, तब हम लोग सोच समझ के प्राथमिकी दर्ज करवाएंगे। तो ये संज्ञान में, हम लोगों के संज्ञान में कल ये घटना आई थी। उसके बाद से हम लोग गए वहाँ पर, FSL की टीम भी ले गए वहाँ। हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, विपिन और विकास की गिरफ्तारी हुई है। ये लोग उसी गांव के हैं और दबंग प्रवृत्ति के हैं ये लोग। बाकी भी जो नाम दिया हुआ है, नाम खोलना उचित नहीं लगता है, लेकिन जो भी नाम दिया हुआ है वो सबकी गिरफ्तारी हम लोग करेंगे और घटना सत्य है। का मेडिकल वगैरह इसमें कुल 6 लोगों की संलिप्तता है और एक जो विपिन नाम का लड़का जो गिरफ्तार हुआ है, उसी से हल्की फुल्की बातें होती थी लड़की की और जिन बातों के जैसा कि आवेदन में दिया गया है कि उसी से मिलने के निमित्त लड़की बाथरूम के पास खड़ी थी, लेकिन तब तक उसके साथ और भी उसके 5 और भी दोस्त आ गए थे और बगल में इसके घर के जस्ट पीछे ही एक बगीचा है जिसमें कुछ बांस भी लगे हुए हैं। वहीं पर सुनसान जगह पर इन्होंने घटना को अंजाम दिया है। बहुत ही विभत्स घटना है और हम लोग इसका मेडिकल भी कराए हैं। अभियुक्त जो 2 मिले हैं उनका भी मेडिकल हुआ है। FSL की टीम ने भी कुछ प्रदर्श बटोरे हैं। इन सारे तथ्यों पर हम लोग इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। होली को लेकर बिहार पुलिस काफी एक्टिव हो गई है। मुजफ्फरपुर में होली पर्व का खुमार अपने चरम पर है। ऐसे में शराबबंदी वाले बिहार में शराब तस्कर शराब को लेकर इधर से उधर शिफ्ट करने में लगे हैं।
जाहिर है होली का पर्व है तो शराब का डिमांड भी ज्यादा होगा। मद्य निषेध विभाग की पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के कारोबारियों के मंसूबे पर पानी फेरने का काम किया है। मुजफ्फरपुर के 2 अलग-अलग थाना क्षेत्र में होली में प्रतिबंधित शराब को बिक्री करने की नीयत से मंगाए गए लगभग 800 लीटर शराब को जब्त किया गया है। पहली कार्रवाई काटी थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड के पीछे से एक स्कॉर्पियो को जब्त किया गया, जिसमें 56 कार्टून विदेशी शराब थे। दूसरा बोरछा थाना इलाके के करणपुर दक्षिणी के एक लीची बागान से 28 कार्टून शराब जब्त किया गया है। इस मामले में 2 शराब माफिया सुमंत मिश्रा और सोनू कुमार के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। मद्य निषेध विभाग थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि यूपी से स्कॉर्पियो के जरिए शराब की बड़ी खेप लाई जा रही है। सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम पहले से ही एक्टिव थी। स्कॉर्पियो का पीछा किया गया, लेकिन ड्राइवर हाउसिंग बोर्ड के पीछे मैदान में स्कॉर्पियो खड़ी कर भाग गया। वहीं दूसरी सूचना मिली थी कि करणपुर गांव में विदेशी शराब की बड़ी खेप अनलोड हो रही है। उत्पाद विभाग की टीम को देखकर शराब माफिया फरार हो गए, लेकिन शराब को जब्त कर उन माफियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। होली पर्व को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग प्रतिदिन अपनी पूरी टीम के साथ मुजफ्फरपुर जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र में नित्य प्रति छापामारी कर रहे हैं और इसी छापामारी के क्रम में 2 बड़ी सफलता प्राप्त हुई है हम लोग को, जिसमें से कि कल रात्रि में हाउसिंग बोर्ड के पीछे फील्ड में एक स्कॉर्पियो जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है BR 32 PA 6564, इसमें पूरी स्कॉर्पियो में शराब लदी हुई टेट्रा पैक लगभग 56-57 कार्टून बरामद किया गया और चालक हालांकि गाड़ी को खड़ा करके फरार होने में सफल रहा। उसके बाद एक अन्य थाना क्षेत्र बोचहा में भी 28 कार्टून शराब की बरामदी हुई है, जिसमें कि सुमंत मिश्रा और सोनू कुमार बोचहा थाना क्षेत्र के दोनों शराब माफिया हैं। इनको बाय नेम FIR इन पर किया गया है। लगभग कुल 2 दिन में 800 लीटर विदेशी शराब की बरामदी हुई है और 6 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। शराब को ये लोग कैसे स्टोर कर लेते हैं? एक तो ये जो हम लोगों ने रात में स्कॉर्पियो को सीज किया है, उसकी सूचना मिली कि ये किसी अन्य यूपी के रास्ते ये लोग प्रवेश करते हैं बिहार में, और जिसका कि हम लोगों ने पीछा किया, परंतु हाउसिंग बोर्ड के पीछे ये गाड़ी लगा के भागने में सफल रहा। और दूसरा था जो कि बोचहा थाना क्षेत्र के दक्षिणी करणपुर में बरामद हुई, वहाँ भी एक छोटी गाड़ी के अनलोडिंग का सूचना था, जिसमें कि 28 कार्टून बरामद हुआ और बाय नेम FIR किया गया। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर बाजार में थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित एक मोबाइल दुकान में एक चोर ने बड़े चालाकी से चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति व्हाइट कलर की पैंट और जैकेट पहने हुए है, पीठ पर बैग टांगे हुआ है, जो मोबाइल दुकान के गेट का हैंडल तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देता है। घटना देर रात करीब 1:15 की है। दुकान से लगभग 60,000 रुपए की मोबाइल फोन, मोबाइल की कवर, ईयरफोन व अन्य सामान की चोरी हुई है। बताया जाता है कि मोतीपुर बाजार में बखरा के रहने वाले मुन्ना कुमार का मोबाइल का दुकान है। वह मोबाइल की रिपेयरिंग और कुछ नए मोबाइल बेचते हैं। रोजाना की तरह वो अपनी दुकान बंद कर घर चला गया। इसी बीच रात में चोरों ने उनकी दुकान के गेट का हैंडल तोड़कर मोबाइल फोन व अन्य सामान की चोरी कर ली, लेकिन पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित दुकानदार मुन्ना कुमार ने बताया कि रात के 2:30 बजे मोबाइल पर स्थानीय लोगों ने फोन कर बताया कि आपके दुकान में चोरी हुई है। यहां आकर देखा तो मोबाइल दुकान का गेट टूटा हुआ था। दुकान से 8 पीस मोबाइल और मोबाइल का कवर व अन्य सामान गायब था। इस मामले में थाने में आवेदन दे दी है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच पुलिस कर रही है। मेरे दुकान में चोरी हुआ है। कब की घटना? कल की घटना है। कल कितना बजे? कल वही हमको 2 बजे करीब में 2:30 में हमको फोन आया था रात को जी। उसके बाद आया घर से दुकान पर, देखे कि ताला टूटा हुआ है और कुछ ग्राहकों का मोबाइल रिपेयरिंग का था, रिपेयरिंग करके रखे हुए थे, फोल्डर लगा के। उसका मोबाइल 8 पीस गायब है। चार्जर, हेडफोन, ये सब जो भी है, कवर उवर, ये सब आधा कस के ले गया। किस चीज का दुकान? मोबाइल का दुकान है, रिपेयरिंग करने का। हाँ। कहाँ पर है दुकान? महावीर स्थान हॉस्पिटल रोड। लगभग कितना का सामान का चोरी हुआ? लगभग 50 से 60 हजार के रेंज में हुआ।
आपको सूचना कैसे मिली, किसके द्वारा? हमको सूचना मिले कि 2 बजे करीब में राम बाबू चा जो है नीचे आए। उसको बाद आए, हमको इन्फॉर्मेशन मिला तो आए तो थाना भी थे यहाँ पर। हाँ, थाना भी देख के गया, फोटो तो खींच के चले गए लगभग 2:30 बजे के करीब में। मुजफ्फरपुर जीआरपी की 3 विशेष टीम गुरुवार के शाम बलिया, बरौनी व गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। टीम वहां रेल यात्रियों को बैनर पोस्टर के माध्यम से जागरूक कर नशाखुरानी के शिकार होने से बचाएगी। इसके अलावा गिरोह के शातिरों की रेकी करेगी। रेल पुलिस ने बताया कि नशाखुरानी गिरोह पर नकेल कसने की रणनीति तैयार की गई है। उनके खिलाफ रेल पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। यह टीम होली तक उन स्टेशनों पर तैनात रहेगी। पूरे दिन की खैरियत मुजफ्फरपुर रेल पुलिस कंट्रोल को तस्वीर व वीडियो के माध्यम से देगी। देर शाम रेल डीएसपी समस्तीपुर रोशन कुमार ने थाना परिसर में टीमों को जागरूकता संबंधित दिशा निर्देश दिया है। बताया गया है कि नशाखुरानी गिरोह भीड़ भाड़ और ज्यादा सामान बोगी वाली ट्रेनों को चिन्हित करता है। उन्होंने बताया है कि जनसाधारण, जननायक, कर्मभूमि, शहीद सूर्य यमुना, अवध असम, चंडीगढ़, डिब्रूगढ़, न्यू जलपाईगुड़ी, नई दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में विशेष जांच की जाएगी। को लेके आगामी जो समय में जो ट्रेन जो हैं, जो हमारे रेल क्षेत्र मुजफ्फरपुर से हो के अंदर आने वाले हैं, यानी कि जो भी बिहार से बाहर के लोग हैं जो रेल क्षेत्र मुजफ्फरपुर में आ रहे हैं हमारे पैसेंजर्स, तो उनके सुरक्षा के लिए खास ध्यान रखा गया है। कुल मिलाकर 3 टीम्स बनाई गई हैं, एक बलिया के लिए, गोरखपुर के लिए और बरौनी के लिए, जहां हमारा रेल मुजफ्फरपुर का क्षेत्र लास्ट होता है। और इन सभी को इंस्ट्रक्शंस ये दिया गया है कि जो भी ट्रेन्स बाहर से आ रही हैं उसमें सबको पैम्पलेट्स दिए गए हैं नशाखुरानी को लेके। सबके पास अनाउंसमेंट सिस्टम है जिससे वो लोगों को सेंसिटाइज करेंगे कि किसी प्रकार के जो गतिविधि नशाखुरानी से संबंधित है उससे आप अपना बचाव करें। कोई भी चीज़ अगर देता है कोई खाने पीने को लेके तो उससे सावधान रहे, बच के रहे, अपने सामानों की सुरक्षा करते रहे। और उसमें हमारी जो टीम जा रही है ये स्पेशल तरीके से ट्रेंड है, इनको सारे चीज़ों की जानकारी पूर्व में दी जा चुकी है। आज भी ब्रीफिंग के माध्यम से इनको जानकारी दी गई है, तो ये लोग सतत निगरानी रखेंगे कि किसी के साथ किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। सर, ज़्यादातर ट्रेन सब भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए सर क्या? ठीक है, ज़्यादातर भीड़ जो हम लोग एक्सेस कर पाए हैं रिटर्निंग के समय। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता अधिनियम 2025 में संशोधन करने के विरोध में आक्रोश मार्च निकालकर राष्ट्रपति को संबोधित 6 सूत्री मांग पत्र डीएम को सौंपा। अधिवक्ताओं ने कहा कि सरकार अपनी कठपुतली बनाकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अधिवक्ता संघों को खत्म कर बर्बाद करने का षड्यंत्र रचने का चक्र चला रही है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और एडवोकेट एसोसिएशन ने भारत सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 2025 में संशोधन का विरोध करते हुए आक्रोश मार्च निकाला और काला कानून वापस लो और जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा जैसे नारे लगाकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित 6 सूत्री ज्ञापन डीएम सुब्रत कुमार सेन को सौंपा। पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर संगीता शाही ने बताया कि अधिवक्ता संरक्षक अधिनियम में जो संशोधन दर्ज किए जाने प्रस्तावित है तो वह अधिवक्ताओं की गरिमा, स्वायत्तता और स्वतंत्रता के विपरीत है। एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में लाने का ये लोग बात कर रहा था, जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उस बिल के खिलाफ में ये सारे अधिवक्ता निर्णय लिया है कि उस बिल का विरोध करेंगे और उस बिल को पास नहीं होने देंगे। वो अधिवक्ता के हित में नहीं है, अधिवक्ताओं की आजादी को पूर्ण समाप्त करने का वो बिल है। और उस बिल को हम लोग काला बिल कहते हैं और उस काला बिल की वापसी जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग ये आंदोलन जारी रहेगा और मुजफ्फरपुर उसमें अग्रणी रहेगा। पूरे बिहार में, ऑल इंडिया में जैसे हो रहा है विरोध उस तरह से मुजफ्फरपुर शहादत की भांति है। और यहाँ जब तक ये बिल वापस नहीं, मेरा आंदोलन जो आज शुरू हुआ है रणनीति है कि पहले प्रोटेक्शन बिल लागू हो, उसके बाद आज जो हम लोग ये शुरू किए हैं उसके बाद चरणबद्ध तरीके से हम लोग इसको चलाते रहेंगे। बिल्कुल अंग्रेजी हुकूमत के तरह एक ड्रैकोनियन बिल का प्रस्ताव आ रहा है भारत सरकार के द्वारा। उसमें अधिवक्ता की आजादी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी और जो लिटिगेंट पब्लिक है उनके राइट्स पर कुठाराघात होगा। और सरकार इसको इसलिए नियंत्रित करना चाहती है
ताकि वो हुकूमत चला सके, किसी भी लिटिगेशन को अपने अनुसार उसका डिस्पोजल करे। ये अंतोगत्वा न्यायपालिका के ऊपर हमला है और उसका जो इंडिपेंडेंट स्वरूप है उसके लिए ये बहुत ही घातक होगा। हमारे चौधरी जी बिल्कुल जी, सबसे पहले हमें अपनी सुरक्षा देखनी है, उसके बाद ही हम क्लाइंट की सुरक्षा कर पाएंगे। हमें विरोध प्रदर्शन से रोका जा रहा है, दूसरे बार में प्रैक्टिस करने से रोका जा रहा है। बस हमारी यही मांग है कि अधिवक्ता संरक्षण बिल लागू हो, उसके बाद हम लोग इस पर विचार करेंगे कि आगे क्या रणनीति अपनाई जाएगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and John Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शनिवार को मुजफ्फरपुर न्याय मंडल परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 52 बेंच का गठन किया गया है, जिसमें 10,000 केसों का निष्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। 35,000 नोटिस तमीला कराया गया है, जिसमें सुलहनीय मामले, नापतौल विभाग, वन विभाग, लेबर कोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस समेत अन्य विभाग शामिल है। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ध्यान में रखते हुए इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 2 पिक बेंच का गठन किया गया है, जिसमें सभी महिला जज, महिला अधिवक्ता, महिला कर्मी शामिल होंगे। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी सचिव गोपाल प्रसाद गुप्ता ने बताया कि कल के राष्ट्रीय लोक अदालत में 52 बेंच का गठन किया गया है, जिसमें 2 बेंच अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ध्यान में रखते हुए पिक बेंच का गठन किया गया है। 10,000 केस का निष्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद की जाती है कि इस बार भी सूबे बिहार में मुजफ्फरपुर न्याय मंडल प्रथम आएगा। कल राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 8 मार्च 2025 को है, जिसके लिए मुजफ्फरपुर न्याय मंडल पूरी तरह से तैयार है और हम लोगों ने 52 बेंचों का गठन किया है, जिसमें से 2 बेंच जो है वो पिंक बेंच है, जिसमें जज, एडवोकेट, पेशकार और प्यून सारी की सारी महिला ही हैं। और वो जो है वो इंटरनेशनल वुमेंस डे पे हमने डेडिकेट किया है, महिलाओं को लेकर ही बेंच बनाया है। और ये महिला ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार बना रहे हैं, बल्कि सभी अस्थाई महिला हैं उस कोर्ट में। जो पेशकार हैं वो परमानेंट पेशकार हैं, जो जज हैं वो परमानेंट जज हैं और जो प्यून है वो परमानेंट महिला प्यून ही है। कितने लोगों को नोटिस तामिला कराया गया इस बार, कितने मामलों का निपटारा होने की उम्मीद है? क्योंकि लगातार मुजफ्फरपुर न्याय मंडल प्रथम आता रहा है। जी, इस लोक अदालत में हम लोगों ने 10,000 केसेस को निष्पादित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें लिटिगेशन और प्री लिटिगेशन केस दोनों होंगे। हमने 35,000 नोटिसेस का तामिला करवाया है और हम उम्मीद करते हैं कि हम बड़े पैमाने पर केसेस का निष्पादन इसमें करेंगे और हम पिछले बार से ज़्यादा अच्छा करेंगे। किस प्रकार के मामले मतलब कि उसको संज्ञान में रखा गया? इस लोक अदालत में जो क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हैं, यानी कि ऐसे क्रिमिनल केसेस जिसमें सुलह परमिशिबल है, तो सुलह के आधार पर, संधि के आधार पर लोक अदालत में डिस्पोजल है। तो जितने भी कोर्ट में केसेज है जिसमें भी सुलह संभव है, सारे मैटर हैं। माप तौल वाले मैटर हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मैटर हैं, लेबर कोर्ट से रिलेटेड मैटर हैं और उसके साथ प्री लिटिगेशन केसेस, बैंक के वसूली से रिलेटेड केसेस हैं, इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड केसेस हैं और जितने भी तमाम प्रकार के केसेस हैं सारे इसमें लोक अदालत में सम्मिलित हैं। इस बार भी प्रथम आने की संभावना है? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग माननीय प्रधान जिला जज महोदया सुश्री श्वेता सिंह जी के नेतृत्व में इस बार भी मुजफ्फरपुर पहले से बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाला है और हम लोग निश्चित तौर पे
हर बार की भांति इस बार भी अपना अव्वल प्रदर्शन करेंगे। कितना बेंच बनाया? टोटल 52 बेंच बनाया गया है, जिसमें से 2 बेंच केवल महिलाओं का पिंक बेंच है, महिलाओं के लिए डेडिकेटेड बेंच है। सतगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम पर बोछा प्रखंड अंतर्गत बिहार सरकार के द्वारा आश्रम हेतु जमीन आवंटित करने, ममता दीदी का मानदेय तय करने हेतु डिलीवरी पर पेमेंट का सिस्टम समाप्त करने, बोछा प्रखंड परिसर में अग्निशमन शाखा के स्थापना करने, SC/ST के छात्र छात्राओं को उचित शिक्षा हेतु फुल स्कॉलरशिप बहाल करने सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को रविदास महासभा के द्वारा मुजफ्फरपुर समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। महासभा के अध्यक्ष सुरेश कुमार उर्फ भोला ने कहा कि धरना के माध्यम से अपनी मांगों को बिहार सरकार तक पहुंचा रहे हैं। अगर हमारी मांगों पर जल्द ही विचार नहीं किया गया तो हम लोग आगे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। हम लोग जिन मांगों को लेकर धरना कर रहे हैं और जो रविदास महासभा प्रखंड बोछा द्वारा 23 फरवरी 2025 को जयंती मनाई गई बोछा ब्लॉक। वहाँ कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग 11 सूत्री मांग का घोषणा की। तो तय हुआ कि भाई जो मांग किया गया है सरकार से, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों से, तो उन तक बात पहुंचाने का माध्यम क्या है। तो हम लोगों ने चुना कि भाई जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर द्वारा अपनी बात को वहां तक पहुंचाई जाए। तो 11 सूत्री मांग जो है वो इस प्रकार है। पटना, मुख्यमंत्री पटना से जो बिहार से जो मांग है, सतगुरु संत शिरोमणि रविदास महाराज के नाम पर बोछा प्रखंड के अंतर्गत बिहार सरकार आश्रम हेतु जमीन आवंटित करे। दूसरा जो मांग है, ममता दीदी का मानदेय तय हो, डिलीवरी पर पेमेंट का सिस्टम समाप्त हो। तीसरा है, बोछा प्रखंड परिसर में अग्निशामक शाखा के स्थापना हो। चौथा है, SC/ST के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु फुल स्कॉलरशिप बहाल हो। 5वां है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड द्वारा शिक्षा लोन को बिहार सरकार 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करे। 6ठा है, अनुसूचित जाति के परिवार में लड़की के जन्म पर विवाह हेतु सरकार 5 लाख रुपया फिक्स करे। 7वां है, जनसंख्या को देखते हुए सरकार प्रखंड PHC बोछा को अपग्रेड करके सदर अस्पताल का दर्जा दे एवं पंचायत में PHC जैसा अस्पताल हो। 8वां है, सरकारी योजना एवं नौकरी आदि की जानकारी हेतु सरकार अपना अखबार निकाले। तो यहाँ मुख्यालय में यहाँ है, यहाँ अग्निशामक का मुख्यालय, यहाँ से जाते जाते कभी टावर पर गाड़ी फंसता है, कभी अखाड़ा घाट पुल पर फंसता है, कभी 0 माइल पर फंसता है, जिसका कारण होता है कि एक घर का आग जो है सो 14 को घर को जला देता है। वहाँ मुख्यालय रहेगा, वहाँ 4 टैंकर पानी भरा रहेगा, तो वहाँ पर जो है कि ना सो तुरंत कवर कैप्चर किया जा सकता है और क्षति को कम किया जा सकता है। तो ये हम लोग का जो है सो एक, चूंकि जनता इससे रविदास महासभा मांग कर रहा है, लेकिन इससे लाभान्वित पूरा समाज होगा, पूरा टोला होगा, पूरा गांव होगा, पूरा प्रखंड होगा। तो हम लोग का चूंकि ये सामाजिक संगठन है और संत रविदास के लिए आश्रम के लिए जो बात है, आश्रम हो जाने से होता है क्या कि भाई में गरीब दुखिया के केकरो घर में शादी ब्याह लड़के लड़की देखने आया, तो एक आश्रम जगह रहेगा, बना रहेगा, वहाँ पर उसका काम हो जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार होली हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि के अगले दिन यानी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाई जाती है। साल 2025 में फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 को सुबह 10:35 से शुरू होगी और 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:23 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के आधार पर रंग वाली होली 14 मार्च दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए पंडित प्रभात मिश्र ने बताया कि पूर्णिमा तिथि में होलिका दहन होती है, जो 13 मार्च को मनाई जाएगी। 10:44 से लेकर के 12:52 कुल 2 घंटा 8 मिनट का समय है और इस समय में होलिका दहन की जाएगी। होलिका दहन के अगले दिन होली मनाने की शुरुआत से परंपरा रही है। प्रतिपदा तिथि में होली मनाने की रिवाज है, जो 14 को प्रतिपदा तिथि में हो जा रही है, इसीलिए 14 मार्च को ही होली मनाई जाएगी। 11:12 के पश्चात समय प्रारंभ हो जा रहा है, लेकिन जो लोग उदय तिथि को मानते हैं वे लोग 15 मार्च को होली मनाएंगे।
को लेकर के कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसमें बात आती है कि होलिकायां भस्म धारणम का सिद्धांत है। होली में भस्म धारण का जो है बहुत बड़ा महत्व है। और होलिका में जो है, होलिका का जो भभूति होता है, भस्म होता है, उसी को धारण प्रतिपदा तिथि में करने का विधान है। तो प्रतिपदा तिथि में जो लोग धागे बांधते हैं और कुल देवी देवता का पूजन करते हैं, वह आपको 14 को भी कर सकते हैं। चूँकि दिन में 11:12 तक ही पूर्णिमा है, उसके बाद प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाती है। बहुत लोग जो है प्रतिपदा उद्या तिथि को मानते हैं, क्योंकि उद्या तिथि की प्रतिपदा को जो लोग चाहते हैं कि उद्या तिथि की प्रतिपदा करें, वो लोग 15 को मनाएंगे। ऐसे 14 को जो है शुक्रवार है और दिन में 11:12 तक ही पूर्णिमा तिथि है। उसके बाद प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जा रही है, इसलिए 14 को जो है सर्वत्र होली है। और चूँकि काशी में उसी दिन होली मनाई जाएगी और वह अविमुक्त क्षेत्र माना जाता है, इसलिए काशी में होली जो है एक दिन पूर्व मनाया जाता है, एक दिन पश्चात होली यहाँ मनती है सर्वत्र। तो इस बार चूँकि प्रतिपदा तिथि आपको प्राप्त हो जा रही है 12 बजे के पहले, इसलिए आप 14 को जो है होली मनाई जाएगी। इस बार होलिका दहन जो है, अब आप बात करें तो गुरुवार को यानी 13 तारीख को दिन में 10:02 से ही पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाए रही है। तो जो लोग पूर्णिमा का व्रत करेंगे वो तो 13 को करेंगे। 14 तिथि को जो उद्या तिथि की पूर्णिमा रहेगी, उस दिन लोग पूर्णिमा का जो पूजन करने वाले हैं वह पूजन करेंगे और उसके बाद पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जा रही है। तो पूर्णिमा तिथि में जो है होलिका दहन होती है, तो होलिका दहन तो 13 को होगी। तो 13 को रात्रि में जब होलिका दहन होगी, तो होलिका दहन जो है वह रात्रि में गुरुवार की रात्रि 10:44 से लेकर के 12:52 तक जो है 2 घंटा 8 मिनट का कुल समय है। इसलिए इस समय जो है होलिका दहन होगी। तो होलिका दहन के बाद नेक्स्ट डे जो है, अगले दिन, वह होली मनाने की परंपरा शुरू से रही है। तो प्रतिपदा तिथि में होली मनानी है, इसलिए प्रतिपदा तिथि प्राप्त हो जा रही है 11:02 के पश्चात। तो उसके बाद होली मनाई जाएगी 14 को। और जो लोग उद्या तिथि को लेकर के जिनके मन में ऐसी भावना चलती है, वो लोग 15 को मनाएंगे। इस बार दोनों दिन लोग होली मना रहे हैं, लेकिन होली जो है मुख्य रूप से 14 को ही मनाई जाएगी। मतलब 14 को 11 बज के कुछ मिनट के बाद आप मना? हाँ, 11:12 से जो है पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जा रही है और उसके बाद सर्वत्र होली मनाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में अधिवक्ता विकास मंच की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में महिला अधिवक्ता और महिला जज शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन मुजफ्फरपुर न्याय मंडल के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। कार्यक्रम में महिला अधिवक्ता और महिला जजों ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए अपने अधिकार के प्रति सजग रहने पर बल दिया। इस अवसर पर अधिवक्ता विकास मंच के अध्यक्ष श्वेता ठाकुर ने बताया कि महिलाओं का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। न्यायपालिका और वकालत में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। सकारात्मक सोच के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए संघर्ष कर आगे बढ़ने की जरूरत है। मौके पर ऋतु कर्ण, कंचन कुमारी, सोनिका प्रसाद, आरती कुमारी, विशाखा कुमारी, अनु कुमारी, खुशी कुमारी, अर्चना सिंह, सपना सिंह सहित दर्जनों जज और अधिवक्ता मौजूद रहे। क्या कुछ कार्यक्रम था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर आज हम लोगों ने जिला सभागार में एक आयोजन प्रस्तुत किया है और उस आयोजन में हमारी चीफ गेस्ट में हमारी प्रिंसिपल और सेशन जज श्री श्वेता सिंह मैम थी, उनके और गोपाल सर और उनके साथ और भी महिला पदाधिकारीगण आई थी। और आज के कार्यक्रम से बहुत ज़्यादा ही हम महिलाओं का मनोबल बढ़ता है और जो श्वेता सिंह मैम के शब्द आज हम लोगों को सुनने मिले हैं कि ऐसे तो हम लोग बोलते आ रहे नारी तू नारायणी,
तो अब इस युग में भी आकर के उन्होंने एक स्पष्ट की है स्थिति। वो उनका बोलना हुआ कि हम सब आगे ज़रूर बढ़ चुके हैं, लग रहा है हम लोग विकसित हो गए हैं, विकसित समाज में है, लेकिन महिलाओं का संघर्ष अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो हम लोगों को अभी भी मेहनत करनी है, संघर्ष करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। इसके लिए सकारात्मक सोच रखते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ना है। जुडिशियरी के क्षेत्र में और खासकर अधिवक्ता, महिला अधिवक्ता के क्षेत्र में पहले से काफ़ी लोगों की संख्या बढ़ी है, यही तो मतलब क्या कहना चाहेंगे? एक पुरानी मानसिकता ये थी कि जुडिशियरी में महिला ना आवे, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होता है कि जो सच्चाई होती है, जो सही स्थिति होती है, वो समय उसको खुद ही सामने ला देता है। तो धीरे धीरे महिलाएं इस क्षेत्र में आने लगी, संघर्ष भी किया है हमसे पहले वाली महिलाओं ने, और अभी भी हम लोग भी कर रहे हैं। ऐसा है कि सारा चीज़ मुझे लगता है कि वो मानसिकता का है। अगर आप सकारात्मक सोच रख रहे हैं और अपनी दिशा को सही चल रहे हैं, परेशानियां ज़रूर आएंगी लेकिन सफलता ज़रूर मिलती है। तो मैं वही बोलूँगी कि जुडिशियरी को लेकर के जो सोच थी अब शायद बदल गई है। अब ज़्यादा संख्या में लड़कियां लॉ पढ़ रही हैं और वकालत पेशे में भी आ रही हैं, जुडिशियरी के लिए भी आगे जा रही हैं। आज वुमेंस डे पे हमारे सीनियर इस प्रोग्राम को रख के हम लोग को ये प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आए और अपनी पहचान खुद बनाएं। जैसे जस्टिस बोली और हमारी सीनियर श्वेता मैम बोली, तो ये सब जो प्रोग्राम होती है इससे हमें पावर मिलता है। तो इस पावरफुल टाइम के लिए आप लोग को धन्यवाद और वुमेंस डे के लिए धन्यवाद। इनरविल लिचवी क्लब ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर अपना चार्टर डे सेलिब्रेट किया। इस अवसर पर क्लब के द्वारा 3 सशक्त महिला बिंदु भारती, ईसा पाठक और रेणु देवी को सम्मानित किया गया, जिन्होंने खुद अपने बल पर अपने आप को समाज में स्थापित किया। आज इन महिलाओं की सफलता महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। महिलाओं पर बोलते हुए क्लब की चार्टर्ड प्रेसिडेंट डॉक्टर वंदना विजयलक्ष्मी ने कहा कि हमारा क्लब शुरू से ही अपने प्रोजेक्ट में महिलाओं को विशेष रूप से लेकर चलता रहा है। यूं तो बच्चे, बूढ़े, विकलांगों के लिए, निर्धन लोगों के लिए हम कई प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, पर आज इसी सशक्त महिलाओं को सम्मानित कर हम गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। इस दौरान क्लब के सदस्यों ने बागेश्वरी मुख बधिर विद्यालय के बच्चों के साथ रंग गुलाल लगाकर होली मनाई। इनरविल लिचवी क्लब जो एक महिलाओं का क्लब है मुजफ्फरपुर में, आज हमारा चार्टर डे है। आज हमने 16वां वर्ष पूरा किया अपने क्लब का, और इन 16 वर्षों की यात्रा को हम लोग याद कर रहे हैं। हमारी पास्ट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सुधा दी, जिन्होंने चार्टर दिया था इस क्लब को, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। पूनम ठाकुर हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनके टाइम में ही हमारा ये क्लब खुला था, और हमारी बाकी सारी बहनें आज यहाँ उपस्थित हैं। तो आज चार्टर डे हम लोग मना रहे हैं, तो वस्तुतः हम लोग अपने क्लब के उपलब्धियों को भी याद कर रहे हैं, और किस तरह हम लोगों ने काम शुरू किया और किस उतार चढ़ाव के बाद आज हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, इन सारी बातों पर आज चर्चा हो रही है। साथ ही आज एक दूसरा प्रोजेक्ट भी हम लोग साथ साथ कर रहे हैं कि कल जो महिला दिवस है, आज उसकी पूर्व संध्या पर हम ऐसे 3 कर्मठ महिलाओं को सम्मानित भी करने जा रहे हैं, जिन तीनों महिलाओं का अपने जीवन में और समाज में अपने को इस्टेब्लिश करने में एक संघर्षपूर्ण इतिहास उनका रहा है। उन 3 महिलाओं में हमारे बीच में से ही हैं हमारी एक बहन डॉक्टर बिंदु भारती, जिनका लाइफ भी किसी और महिला के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण हो सकता है। किस तरह संघर्ष करते हुए वो आज अपने को इस स्तर तक ले आई हैं और एक बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन संभाल रही हैं, अपने बच्चों का लाइफ बना रही हैं और बच्चों के लिए लगातार परिश्रम कर रही हैं उनका भविष्य बनाने के लिए और उनको लाइफ में आगे सेटल करने के लिए। उसी तरह श्रीमती इप्सा पाठक हैं हमारे बीच में, दूसरी महिला जिनका सम्मान आज होना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, अपने आप को तो उन्होंने एस्टेब्लिश किया ही है, उसके अतिरिक्त वो इस शहर की ही नहीं, शहर से बाहर और देश भर के कोने कोने में मधुबनी पेंटिंग को वो पहुंचा रही हैं। आवरण एक संस्था बनाकर, जिसमें उन्होंने सैकड़ों महिलाओं को रोज़गार दिया है और ख़ुद भी उसमें तल्लीन होकर रोज़गार पाकर वो इस काम को लगातार कर रही हैं। तो आज दूसरी महिला के रूप में हम उनका सम्मान करने जा रहे हैं इनरविल लिचवी क्लब के द्वारा। और एक तीसरी महिला एक साधारण महिला हैं, जिनके पति किसी एक्सीडेंट में ये हो गए, इनवैलिड हो गए,
और उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब उनके सिर पर आ गया है। वो अपने आप को भी संघर्ष कर रही हैं, एक जगह काम करके, कुछ पैसे से काम करके वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही हैं। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा मुजफ्फरपुर में एक दिवसीय राष्ट्रीय वर्कशॉप से सेमिनार ऑन प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त सर्वानंद एम ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मंत्रालयों की नीतियों योजनाओं से एमएसएमई लाभार्थियों को अवगत कराना है। इस अवसर पर एमएसएमई से जुड़े जिसमें काफी संख्या में महिला पुरुष उद्यमी शामिल होने के अलावे उनके संघों के अध्यक्ष, उद्योग विभाग के कार्यालयों के प्रमुख, सीपीएसई, आरबीआई के क्षेत्रीय निर्देशक और लगभग 150 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान मुख्य अतिथि तिरहुत प्रमंडल आयुक्त सर्वानंद एम ने बताया कि प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम पर उद्यमियों के लिए आयोजित वर्कशॉप काफी फायदेमंद है। ऐसे कार्यक्रम लगातार होते रहने चाहिए। एमएसएमई योजना में महिला उद्यमी को भी प्राथमिकता दिया गया है। वहीं एमएसएमई के संयुक्त निर्देशक सीएसएस राव ने बताया कि एमएसएमई का वर्कशॉप बैच वहीं एमएसएमई के संयुक्त निर्देशक सीएसएस राव ने बताया कि एमएसएमई का ये वर्कशॉप उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम का लाभ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। एमएसएमई अभी इंजन ऑफ ग्रोथ टू आवर इकोनॉमी, तो आप देखेंगे लास्ट 10 ईयर्स में काफ़ी प्रगति हुआ है इस क्षेत्र में। तो इस वर्कशॉप बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर्स को, एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स का एक मौका है जो अपना बात रख सकते हैं, अपना सक्सेस स्टोरी से शेयर कर सकते हैं, क्लैरिफिकेशन सीख सकते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उसका कैसा अचीव करेंगे, कैसा एक्सप्लॉइट करेंगे, उसके बारे में अपना क्वेरीज पूछ सकते हैं। और एमएसएमई द्वारा कई टेक्निकल सेशन ऑर्गेनाइज किया है, एक्सपर्ट्स लोग आए हैं, तो उन लोग अपना प्रेजेंटेशन में इन सारे चीज़ के बारे में अवगत कराएंगे। बेसिकली इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेक्टिव सेशन और इसमें काफ़ी फ़ायदा एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स को मिलेगा। सो इसके लिए जो लोकल फील्ड ऑफिस है तो दे आर टेकिंग एक्टिव रोल इन ऑर्गेनाइजिंग दिस। जो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, इस तरह का वर्कशॉप रेगुलर इंटरवल में होता रहना है, ताकि जो एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स के जो अपना एंटरप्राइजेस को जो सक्सेसफुली आगे ले जाने के लिए जो भी समस्या आएगी उसको दूर कर सकते हैं। सर, भारत सरकार खासकर महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या सुविधाएं दी है उसके बारे में? तो मार्केटिंग इज ए चैलेंज इन एनी मैन्युफैक्चरिंग। सो एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स के लिए ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट सपोर्टिंग सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। उसमें 25%, उसमें 3% आई थिंक इज रिजर्व्ड फॉर वुमेन। सो एंड देयर आर मेनी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, दे आर लीडिंग एंटरप्राइजेस। काफ़ी संख्या में महिलाएं। बिल्कुल बिल्कुल। उद्यमियों को मार्केटिंग सपोर्ट देने के लिए ये कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसमें बहुत सारा सेशंस, टेक्निकल सेशंस हम रखे हैं। उसमें जितना भी उनका समस्या है वो आप हमको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, हम उनको समाधान देंगे। क्वालिटी का हो या मटेरियल प्रोक्योरमेंट का हो, उनका मार्केटिंग का हो, जो भी हो, ये सारा टेक्निकल सेशंस हम लाइन अप किए हुए हैं। आरबीआई से भी प्रतिनिधि आए हुए हैं, उनसे भी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में भी एक सेशन है। ये मोस्टली ये इंटरेक्टिव सेशन है, ऐसा नहीं है हम बोलेंगे सुनेंगे, बीच में हमको रोक के वो अपना पक्ष रखने का भी मौका दिया जाता है। उससे उनका जो भी समस्या है वो दूर करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। उद्यमियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, मेन उद्देश्य यही है। उद्यमी को तो अवेयरनेस क्रिएट करें, उनका क्या क्या स्कीम्स एमएसएमई विकास कार्यालय का थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अवेलेबल है, उसको अवगत कराने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। 2 साल पहले हमने मुजफ्फरपुर में किया है, अभी फिर पिछले साल छोड़ दिया, इस साल हम यहाँ कर रहे हैं। महिला उद्यमी भी काफ़ी संख्या में दिख रही है। काफ़ी महिला उद्यमियों का भी एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंदर 3% रिजर्वेशन है। वो 3% रिजर्वेशन में 2.5% ही पूरा हो पा रहा है। इसका मतलब आधा % क्यों नहीं हो पा रहा है, ये और हम उम्मीद रखते हैं, हम और मोटिवेट करने के लिए महिला को अपना उद्यमी के साथ इसमें जुड़ने के लिए। बागेश्वरी मूक बधिर आवासीय विद्यालय एवं इनर व्हील क्लब ऑफ जागृति के संयुक्त तत्वाधान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विचार मंच के महामंत्री अजीत कुमार और कोषा अध्यक्ष संदीप कुमार ने दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की। वहीं मूक बधिर बच्चों ने एक से बढ़कर एक होली गीत पर नृत्य प्रस्तुत की, जिससे सभी दर्शक झूमने लगे।
मुख्य बधिर बच्चों ने सभी अतिथियों को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संस्था के सचिव संजय कुमार ने होली की शुभकामना देते हुए सभी मुख्य बधिरों की उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर संस्था के प्राचार्य राजू कुमार, मालती देवी, शिक्षिका संतोषी कुमारी, वैष्णवी कुमारी, नीतू कुमारी, विशाल कुमार मौजूद रहे। मंच का संचालन दीनबंधु महाजन ने किया। मुख्य बधिर आवासीय विद्यालय की ओर से होली मिलन समारोह रखा गया है। इसमें बच्चों ने एक दूसरे अतिथियों को गुलाल और अबीर लगाकर होली का बधाई दिए, स्वागत किए हैं और इस अवसर पर बच्चों के स्वादिष्ट व्यंजन का भी सुविधा संस्था की तरफ से किया गया है। इस स्वादिष्ट व्यंजन में योगदान देने वाले हैं हमारे इनरव्हील जागृति की लवली जी और अजीत जी हुए, संजय सिंह ब्रह्मपुरा के, इन लोगों ने स्वादिष्ट व्यंजन के लिए योगदान दिए हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.